आहिर ज़राअतनामा के प्लेटफॉर्म से मैं एहतिशामुल हक आहिर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक तनकीदी जायजा लेंगे वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर डेंजरस विद क्वेश्चन मार्क। क्या जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलें खतरनाक हैं? जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सोसाइटी में एक टैबू का स्टेटस रखती हैं। इन्हें ये समझा जाता है कि इनसे बहुत सारे खतरे इंसानों को लाहक हैं, जिसकी वजह से इसको एक बुरी नज़र से सोसाइटी में देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलें जो होती हैं वो इंसानों के लिए खतरनाक हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जो फसलें हैं ये बनाई कैसे जाती हैं। सबसे पहले एक बैक्टीरिया होता है, उसको लिया जाता है। उस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो होता है उसका सर्कल की फॉर्म में होता है, जिसका नाम प्लाज्मिड होता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, जिस जीन को आप अपनी फसल के अंदर डालना चाहते हैं उस जीन को पहले इस प्लाज्मिड के अंदर डाला जाता है, और इस प्लाज्मिड को जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अपनी मर्जी का जीन हम डीएनए का फ्रेगमेंट इस प्लाज्मिड के अंदर डाल रहे हैं, और फिर इस प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हुए यही जीन जो है पौधे के एक सेल के अंदर पहुंचाया जाता है, जो कि बाद में उसके डीएनए का पार्ट बन जाता है और क्रोमोसोम पे, किसी भी क्रोमोसोम पे कहीं पे भी जाके लग जाता है। जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इसको पौधे को टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो किया जाता है और एक पूरा ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया जाता है, और जिसको बाद में सीड की मदद से आगे पैदावार इसकी बढ़ाई जाती है, इसकी नस्लें बढ़ाई जाती हैं। ये एक तरीका है जीएम क्रॉप्स, जीनियाती तौर पे तब्दील शुदा फसलें बनाने का। मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप प्लाज्मिड में डीएनए डालते हैं और प्लाज्मिड से आगे पौधे के सेल में डालते हैं। इसके डालने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं कि आप किसी और तरीके से भी ये प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर डाल लें, लेकिन मेन जो थीम है वो यही है कि एक फॉरेन डीएनए लेके, किसी और चीज का जीन लेके आप इसके अंदर डालें। अब अगला सवाल आता है कि इसकी हमें जरूरत क्यों है। सबसे पहली चीज आती है, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है हमारी, रवायती ब्रीडिंग जो है, जब वो फेल हो जाती है, वो फेल से मुराद क्या है, जब आप रिवायती ब्रीडिंग को करते हुए, कन्वेंशनल ब्रीडिंग को इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज नहीं बना पा रहे होते, वहां पे ये एज अ रिजॉर्ट काम करती है, ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आती है। फिर उसके बाद जब आपके पास जेनेटिक वेरिएशन खत्म हो जाती है तो आप किसी भी और उसका परिंद का, जानवर का, किसी भी चीज का, किसी भी जिंदा चीज का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी जीन उठा के आप अपने पौधे के अंदर डाल के जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं, और ये न्यू जेनेटिक रिसोर्स के तौर पे काम करता है। और इसकी मदद से फिर आप अपनी मौजूदा वैरायटीज जो हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। जीएम क्रॉप्स में मशहूर ज़माना जो मिसाल दी जाती है 1997 से, वो है बीटी कॉटन के। बॉलवर्म्स जो थे, सुंडियां जो थी, वो कॉटन के पौधे को खाती थी। हमारे पास कोई ऐसी इकसाम मौजूद नहीं थी, कोई ऐसे जीन मौजूद नहीं थे कॉटन के अंदर कि उससे उनको बचाया जा सकता। तो हमने क्या किया, हमसे मुराद रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स ने एक बीटी का जीन, एक बैक्टीरिया का जीन उठा के कॉटन के पौधे के अंदर डाल दिया, और जब भी अब वो पौधा जब बड़ा होता है तो वो बीटी का प्रोटीन, जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं, वो बनाता है। और जैसे ही सूंडी क्राई प्रोटीन को खाते हैं, उनका जो मैदा गट होता है वो सारा रप्चर हो जाता है उस टॉक्सिन की वजह से, और कुव्वत मुदाफियत कॉटन के पौधे में आ जाती है। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं, ये कुव्वत मुदाफियत सिर्फ और सिर्फ सूंडियों के
लिए है। आम इंसान इसको खा सकता है, उसके अंदर इस तरह का कोई मसला नहीं होगा कि आम इंसान का जो है मैदा वो रप्चर हो जाए और उसकी वजह से आम इंसान की डेथ हो जाए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। इसको अब जब जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। फिर आते हैं कि इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं, क्या क्या खतरात इससे दरपेश हैं, क्या क्या सोसाइटी समझती है कि हमें जीएमओ से खतरा हो सकता है। सबसे पहला है हेल्थ का, सेहत का। कोई नई तरह की एलर्जी इनसे आ सकती है जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो जीएमओ क्रॉप्स की वजह से। अब ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ कंसर्न्स हैं, प्रूवन फैक्ट्स बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी कंसर्न जो इससे जुड़ी हुई है कि प्लांट में कोई ऐसा केमिकल चेंज हो सकता है कि कोई टॉक्सिक कंपाउंड बन जाए और उनको हम खा लें जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स डाले जाते हैं बनाने से पहले, क्योंकि उसको हमने टेस्ट भी करना होता है ना कि हमारा जो पौधा है वो जीएमओ बन गया या नहीं बन गया, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन डाले होते हैं। तो वो इनके बारे में ये एक कंसर्न शो की जाती है कि जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला पौधा खाएंगे तो वो जीन कहीं ट्रांसफर ना हो जाए हमारे गट के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया में, और जिसकी वजह से कल को क्या होगा, प्रोबायोटिक तो एक बेनिफिशियल चीज है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे जब उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम जोन सी मर्जी एंटीबायोटिक खाते रहें वो उसको नहीं मार पाएगी और अल्टीमेटली इंसानों की डेथ हो जाएगी। फिर अगला कंसर्न जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, माहौल से रिलेटेड है। वो एक सबसे बड़ी कंसर्न जो इससे एसोसिएटेड है कि जीएमओ क्रॉप्स की वजह से ट्रांस जीन जो हैं, ये जो जीन्स हैं वो नॉन जीएमओ क्रॉप्स में भी ट्रांसफर हो सकते हैं और इसको जेनेटिक पोल्यूशन कहते हैं। फर्ज माल आपने कपास की एक किस्म बनाई है, उसके अंदर बीटी का जीन डाला है। अब कल को कपास ये आप लगा बीटी का जीन है और बीटी के साथ हर्बिसाइड टॉलरेंस का जीन है। कल को जब भी आप ये कॉटन की फसल लगाते हैं तो उसका पोलन अगर किसी भी तरीके से वीड्स जड़ी बूटियों के अंदर ट्रांसफर हो जाए और उसको पोलिनेट कर दे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वीड्स होंगी उनके अंदर भी किराए का जीन भी आ जाएगा, बेटी जीन भी आ जाएगा और हर्बिसाइड टॉलरेंस भी आ जाएगी। तो कल को आप जितने मर्जी स्प्रे मारते रहें वो हर्बिसाइड को भी रेजिस्ट करेगा। हमारी जो है बूटियां जो हैं, जड़ी बूटियां जो है हमारी फसलात को नुकसान पहुंचाती हैं, वो भी नहीं खत्म हो पाएंगी। अब जब हम ज्यादा इन्हिसार करेंगे जीएम क्रॉप्स के ऊपर जिसके अंदर हेर्बिसाइड टॉलरेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंट होंगे, तो इसमें क्या होगा कि उस तरह के जड़ी बूटियां आर्टिफिशियली सिलेक्ट हो जाएंगी जिनके अंदर रेजिस्टेंस होगी हर्बिसाइड के अगेंस्ट, अगर पोलन ट्रांसफर नहीं भी हो रहा। और इंसेक्ट भी हम उस तरह की पॉपुलेशन को आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर लेंगे जिनके अंदर रेजिस्टेंस होगी। तो इसकी वजह से जब जरूरत से ज्यादा हम जीएम क्रॉप्स पे रिलाय करेंगे तो हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन को भी प्रमोट कर रहे होंगे जो हमारे एक इकोसिस्टम का इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब करेगा। अब जो हमने बात की थी ना बीटी जीन की, जीएम क्रॉप्स कॉटन में बीटी जीन जो है ना वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी मार सकता है। कैसे? जो हमने क्रायोजीन की बात की है ना, क्रायोजीन स्पेसिफिकली एक प्रोटीन को टारगेट करता है और कैडहेरिन प्रोटीन का नाम है, और वो प्रोटीन सिर्फ लेपिडोप्टरा एक ऑर्डर है इंसेक्ट्स का, उन सभी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो भी लेपिडोप्टरा का मेंबर, बेशक वो बेनिफिशियल इंसेक्ट है बेशक वो हार्मफुल इंसेक्ट है, जो भी लेपिडोप्टरा का पर्सन मेंबर इसको खाएगा वो मर जाएगा ड्यू टू गट रप्चर। तो ये सिलेक्टिव नहीं होती, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो इसकी वजह से हमारे जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हिट हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं एथिकल और कल्चरल रिलेटेड कंसर्न्स। सबसे पहले तो ये है कि आप मॉरल बाउंड्रीज जो है ना उनको क्रॉस कर रहे हैं, जो कुदरती तरीका है ना उसको बाईपास करके आप एक आर्टिफिशियल तरीका जो है उसको लेके आ रहे हैं, जो कि काफी सारे लोग ये कहते हैं कि नेचर से छेड़छाड़ जो है ना
वो अनएथिकल होता है। तो कुछ लोग इसको इस जुमरे में लेते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है कि जब आप जीएन एनिमल्स बनाते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट तजर्बे करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी सेहत के ऊपर बहुत सारे असरात आते हैं, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि इंसान की तरह जानवर को भी एक दर्द के एक्सपीरियंस से पूरा गुजरना पड़ता है। तो ये एक बड़ी अनएथिकल चीज़ है। फिर एक और जो डोमेन आती है वो है सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स। अब जब जीएम्स बनाते हैं ना, तो जीएम लोग करवाते हैं पेटेंट। और बेसिकली वो एक इवेंट पेटेंट कराते हैं, जीएम इवेंट उन्होंने अपना पेटेंट कराया होता है। अब वो पेटेंट कराने के बाद ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की अथॉरिटी रह जाती है जिसने पेटेंट कराया होता है। और यूजली ये काम करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जब जीएम क्रॉप्स टोटली इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, हर चीज में जीएम प्रमोट हो जाएगी, तो आपके फूड सिस्टम के ऊपर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का कंट्रोल आ जाएगा। और वो एक मोनोपोली बना के उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और जब कंट्रीज जब कंट्रीज डिपेंडेंट हो जाएंगी फॉरेन सी टेक्नोलॉजीज, उस तरह की सी टेक्नोलॉजीज पे जो कि आपके मुल्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, बाहर से आ रही है और कंटिन्यूस बेसिस पे बाहर से आ रही है, तो वो आपकी फूड सॉवरेनिटी जो है, फूड की जो सालमियत है, उसको भी बहुत बुरी तरह हिट करेगा। फिर इसमें एक पॉइंट जो मैंने और डाला है ना, वो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान जीएमओ को प्रमोट क्यों नहीं करता। क्योंकि राइस पाकिस्तान की कमोडिटी है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और एक्सपोर्ट होती है, लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया, लाइकवाइज मिडल ईस्ट। तो पाकिस्तान का फूड क्रॉप्स में नॉन जीएमओ स्टेटस होने की वजह से ही ये राइस जो है वो कंपनीज और मुल्क इंपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान का फूड क्रॉप्स में स्टेटस जो है वो जीएमओ हो जाएगा, कि ये फूड क्रॉप्स में भी जीएमओ प्रमोट करते हैं, तो जो राइस सेल आउट करके हम बिलियन ऑफ डॉलर्स इनकम जनरेट करते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे और हमारी लॉट्स को कोई भी कंट्री नहीं खरीदेगा। और ये हमारी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, स्पेसिफिकली बासमती राइस। तो इस वजह से पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी हमें नॉन जीएमओ स्टेटस रखना पड़ता है फूड क्रॉप्स में। फिर आखिरी पॉइंट जो है ना हमारा, और आखिरी कंसर्न जो है हमारी, वो है रेगुलेटरी एंड साइंटिफिक कंसर्न से रिलेटेड। अब काफी सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जीएम क्रॉप्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सके, उसके बायोसेफ्टी मेजर्स बना सके, क्वारंटीन्स बना सके, इसकी टेस्टिंग हो सके। तो इस वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज में जो जीएमओ है वो विदाउट टेस्टिंग, प्रायर टेस्टिंग भी रिलीज हो सकती है, और जिसका इन फ्यूचर कोई भी नुकसान हो सकता है। और इसी तरह कोई इंडस्ट्री फंडेड स्टडीज जो होंगी वो बायस्ड हो सकती हैं, कि मोन्सेंटो जैसे इदारे ने, जो कि आजकल बेयर है, बेयर ने अपनी एक प्रोडक्ट को फेमस करवाने के लिए किसी एक रिसर्चर को पैसे दिए, फंड किया, और उन्होंने कहा कि इसकी जो रिजल्ट्स है ना तुम हमारे हक में निकाल दो। तो जब वो रिसर्चर किसी कंपनी के हक में रिजल्ट्स निकाल देगा, तो वो लोगों के इंटरेस्ट जो है ना, लोगों की जो प्रेफरेंस है उसको बड़ा प्रमोट करेगा, बड़ा हिट करेगा, जो आपकी फिर उसकी वजह से क्या होगा, आपकी साइंटिफिक रिसर्च इंटेग्रिटी है ना वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो ये सारी कंसर्न्स हैं जो कि जीएमओ क्रॉप्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जीनियाती तौर पे तब्दील शुदा फसलात के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनको हम आगे देखते हैं कि इनका कंसर्न ही है या वाकई ये है कि ये बंदे का खाम ख्याल है, या ये हकीकत में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या जीएमओ क्रॉप्स डेंजरस हैं? अभी तक कोई ऐसी रिपोर्टेड स्टडी नहीं आई जो ये बता सके कि इसका ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। सेकेंडली,
हम पाकिस्तानी जो है ना, एक सिग्निफिकेंट ऑफ पोर्शन ऑफ कंज्यूमेबल ऑयल जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो हमें आता है कॉटन से। और हमारी कॉटन में जो मेन टाइप्स हैं कॉटन वैरायटीज की, वो जीएमओ टाइप्स हैं। तो अगर इसको हम सिंपलीफाई वे में बात करें कि पाकिस्तानी जो हैं वो जीएमओ ऑयल खा रहे हैं, तो अभी तक उनको कोई भी एलर्जी, कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ। इसी तरह जो हमारी पोल्ट्री फीड है, उसमें जो सोयाबीन मील आता है वो जीएम सोयाबीन मील आता है। कि हमारी जो पोल्ट्री है जो वो खुराक खा रही है, उसके अंदर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जीनियती तौर पे तब्दील शुदा सोयाबीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखा जाए और एक नतीजे पर पहुंचा जाए, तो इस नतीजे को अखज किया जा सकता है कि जीएमओ क्रॉप्स उतनी ही सेफ हैं जितनी नॉन जीएमओ, क्योंकि रिपोर्टेड लिटरेचर में अभी इनके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज आप कभी भी ना भूलिए कि कंसर्न्स इसके साथ एसोसिएटेड हमेशा रहेंगे। बेशक अभी तक इसने किसी को कुछ तंग नहीं किया, कोई मसला खड़ा नहीं किया। क्या पता कि जीएमओ की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हो, मतलब हमें 5-10 सालों में नहीं, दहाइयों के बाद, इवन के सदी के बाद भी हमें उससे रिलेटेड रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन अभी तक की बहस के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जीएमओ क्रॉप्स को कंज्यूम करना, खाना सेफ है। आज की जो हमारी वीडियो थी वो आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होते रहेंगे अहीर ज़राअतनामा के प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया।